Hello everyone, welcome to my history class. So dear student, today we will continue chapter 1st of class 11th, writing and city life. So in our previous videos, we have completed till the topic of literacy, and today we will start from the topic of the uses of writing. What was the uses? क्या यूजेस थे, किस लिए राइटिंग इम्पोर्टेंट थी, ज़रूरत क्यों पड़ी, यूज़ क्या थे उस टाइम पे, मीन्स ऐसी क्या ज़रूरत थी कि जिसे उनको लगा कि राइटिंग हमें रिक्वायर्ड है, राइटिंग की ज़रूरत है. लाइक एज आई टोल्ड यू, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो भी तभी क्या होती है, न्यू चीज़ें इन्वेंट होती हैं. सो राइटिंग की इन्वेंशन क्यों हुई, ज़रूरत क्या थी राइटिंग की, क्या राइट करना पड़ता था. सो एज आई टोल्ड यू, जब भी हमें कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है तभी राइटिंग की ज़रूरत होती है. सो इन दिस टॉपिक एन epic tell us how the writing was important, how the writing started from the early time in Mesopotamian civilization. The connection between city life, trade, and writing is brought out in a long Sumerian epic poem about एनमेरकर. एनमेरकर जो थे वो अर्लीस्ट रूलर थे उरूक के. तो एक सुमेरियन क्या थी, वहाँ की अर्लीस्ट लैंग्वेज थी जो सुमेर में बोली जाती थी. तो वहाँ की एक लैंग्वेज में एक पोम है, एपिक की एक पोम है एनमेरकर के बारे में. तो उसमें वो बताते हैं कि क्या कनेक्शन था सिटी लाइफ, ट्रेड और राइटिंग का. उरूक वॉज इन मेसोपोटामियन ट्रेडिशन, उरूक वॉज द सिटी पर एक्सीलेंस, एक्सीलेंट सिटी माना जाता था उरूक को, और जिसे सिंपली ऑफन नोन सिंपली एज द सिटी, जिसे स्पेशली बोला जाता था द सिटी, मीन्स बाकियों से कुछ हटके. एनमेरकर इज एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फर्स्ट ट्रेड ऑफ सुमेर. इन द अर्ली डेज द एपिक सेज. सो अगर हम एनमेरकर की बात करें तो उन्होंने एसोसिएट की थी सुमेर की फर्स्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या उन्होंने बताया, अर्ली डेज, स्टार्टिंग के डेज में एपिक क्या कहती है, ट्रेड वॉज नॉट नोन. स्टार्टिंग में ट्रेड जो है वो नोन नहीं थी, लोग नहीं जानते थे ट्रेड के बारे में, होता क्या है ट्रेडिंग. एनमेरकर वांटेड lapis lazuli and precious metals for the beautification of a city temple and sent his messenger out to get them from the chief of a very distant land called Arata. सो अगर हम नेक्स्ट जो टॉपिक जब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर का, देन वी विल नो एक्चुअली इन द अर्लियर टाइम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की क्या स्पेशलिटी थी. वहाँ पे जितनी भी जो भी सेटलमेंट्स थी वहाँ पे उनके टेम्पल होते थे, और टेम्पल उनके एक तरह से ट्रेडिंग सेंटर ही होते थे, उनकी मार्केट होती थी, उनके जो भी सरप्लस आइटम होते थे उनको वहीं पे सेल एंड परचेज किया जाता था. और आगे आने वाले टाइम में किंग्स जो होते थे, जो भी किंगडम जिस भी किंग का किंगडम है वो अपने किंगडम में एक अपने टेम्पल को ज़्यादा ब्यूटीफाई करते थे. जिस भी किंगडम का टेम्पल जितना अच्छा होगा उसके किंग की उतनी ही ज़्यादा ये माना जाता था कि वो किंग उतने ही ज़्यादा रिच होंगे. तो वो अपनी रिचनेस को लोगों को शो ऑफ करने के लिए अपने टेम्पल को क्या करते थे, वो किंग ज़्यादा ब्यूटीफाई करके रखते थे. सो उन्होंने क्या, अब जो एनमरकर थे उनको किस चीज़ की ज़रूरत थी, लैपिस लजूली की, एक तरह का बहुत ही प्रीसियस स्टोन होता है, और अदर प्रीसियस मेटल्स किस लिए, अपने टेम्पल की ब्यूटिफिकेशन के लिए. तो उन्होंने अपना एक मैसेंजर भेजा, कहाँ पे, बहुत दूर का कोई लैंड था अराटा, जहाँ पे लैपिस लजूली अवेलेबल था, वहाँ पे लेने के लिए अपने एक मैसेंजर को भेजा. सो what he did, the messenger heeded the words of the king. अब मैसेंजर ने क्या किया, उनको रिपीट करता हुआ जो भी वर्ड्स थे किंग के उसे बार बार दोहराता हुआ वो निकल लिया. बाय नाइट ही वेंट जस्ट बाय द स्टार्स. रात में वो कैसे चल रहा था, स्टार्स की डायरेक्शन में. बाय डे ही वुड गो
बाई हेवंस सन डिवाइन, और दिन में किसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, सन के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ही हैड टू गो अप इनटू द माउंटेन रेंजेस, सो उसे अप बहुत ऊंचे और नीचे कई ऊंची ऊंची माउंटेन्स पे जाना होता था। तो जैसे ही वो माउंटेन्स पे चढ़ता था, माउंटेन रेंजेस, तो कैसा लगता था, वहाँ के जो लोग थे उसे क्या कहते थे, टाइनी माइस, चूहे जैसा वो लगता था। ही हैड टू गो, किससे माउंटेन रेंजेस पे जाना था, एंड हैड टू कम डाउन आउट ऑफ द माउंटेन रेंजेस, एक बार ऊपर जाना फिर नीचे, मीन्स एक ही डायरेक्शन में या कोई प्लेन एरिया नहीं था, पहाड़ियों में उसे ऊपर नीचे अप डाउन करना पड़ता था जब वो जा रहा था। द पीपल ऑफ सुसा सिटी, रास्ते में जो थी, बिलो द माउंटेन सैल्यूटेड हिम लाइक टाइनी माइस, उसे क्या समझ रहे थे, टाइनी, छोटा सा एक माइस। 5 माउंटेन रेंजेस, 6 माउंटेन रेंजेस, 7 माउंटेन रेंजेस ही क्रॉस्ड, उसने पहले 5 क्रॉस की, 6, 7, बहुत सारी माउंटेन रेंजेस को उसने क्रॉस किया। द मैसेंजर कुड नॉट गेट द चीफ ऑफ अराटा टू पार्ट with lapis lazuli or silver, and he had to make the long journey back and forth again and again। तो मैसेंजर जो था वो अराटा के जो चीफ थे उस तक वो मैसेज नहीं पहुंचा पाया। वो जैसे ही बातों को रिपीट करता हुआ जा रहा था ना, बोलता हुआ, तो वहाँ जाके वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं उसके माउथ में वो उल्टे पुल्टे हो गए। उसने जो बोलना था, जो पहले बोलना था वो बाद में बोला, जो बाद में बोलना था वो आगे पीछे सारे वर्ड्स कर दिए। तो अराटा के जो किंग थे, चीफ थे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता था, तो इसलिए वो कई बार आया फिर गया, फिर से दोबारा उन्हीं वर्ड्स को बोलता हुआ गया, रिपीट करता हुआ गया, और वो वर्ड्स जो थे वो उसके माउथ में फिर से क्या हो जाते थे, मिक्सड अप हो जाते थे। कैरिंग थ्रेट एंड प्रोमिसेस फ्रॉम द किंग ऑफ उरुक, सो डेफिनेटली अब किंग ने किसी मैसेंजर को भेजा है, ढंग से मैसेज नहीं दे पाया, तो बेचारा डर तो रहा था, किंग आते उसको डांट रहा था कि काम दिया वो नहीं ढंग से कर रहा, तो डेफिनेटली उसे डर था। तो उससे डरता हुआ उसके डर उससे जो प्रॉमिस किए थे उसी चक्कर में वो क्या बार बार आता गया जाता गया। अल्टीमेटली द मैसेंजर ग्रीव वियरी ऑफ माउथ, सो लास्ट में उसने क्या वही रिपीट करता हुआ बार बार जा रहा था, और वर्ड्स को क्या किया उसने, मिक्स कर दिया। ही गोट ऑल द मैसेजेस मिक्सड अप, देन एनमर्कर फॉर्म्ड अ क्ले टैबलेट। उसके बाद यही कहा है कि उसे फिर एनमर्कर ने एक सोल्यूशन निकाला कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं इसे जो भी कह रहा हूँ वही बातें मिक्सअप हो रही हैं। तो उसने एक सोल्यूशन निकाला, क्या, एक क्ले टैबलेट बनाई अपने हाथों से, एंड ही रोट द वर्ड्स डाउन, उसने जो भी कहना था ना उन सबको क्या किया, राइट कर दिया। इन दोज डेज देयर हैड बीन नो राइटिंग डाउन ऑफ वर्ड्स ऑन क्ले, उस टाइम पे कोई भी राइटिंग नहीं करता था जब एनमर्कर ने क्ले टैबलेट के ऊपर राइट करके अपना मैसेज भेजा। सो दिस इज़ द एपिक, जिसे माना गया है कि कहानी जो राइटिंग की कहानी जो है वो यहीं से शुरू होती है। गिवन द रिटन टैबलेट, अब जैसे ही मैसेंजर ने रिटन टैबलेट दी, द रूलर ऑफ अराटा एग्जामिन्ड द क्ले, उसने एग्जामिन किया। द स्पोक वर्ड्स वर नेल्स, नेल्स का मतलब क्या होता है, ये स्टार की यहाँ पे आपको दिख रही है साइड में, यूनिफॉर्म लेटर्स वर वेज शेप्ड, हैंड्स लाइक नेल्स, नेल्स जैसे होते हैं ना, इस तरह के वो थे। तो वर्ड्स जो बोले जा रहे थे उनको उसमें ऐसे ही वेज शेप कैसे होते हैं, नुकीले, उनको वहाँ पे लिखा हुआ था। हिज फेस वॉज फ्राउनिंग, उसका फेस जो था अब क्या कर रहा था, फ्राउनिंग कैसे होता है, ग्लो करना, हंस रहा था। ही केप्ट लुकिंग एट द टैबलेट वो जो थी उसके ऊपर कंटिन्यू देख रहे थे उसे। दिस शुड नॉट बी टेकन एज द लिटरल ट्रूथ, कई बार इस तरह की जो कहानियाँ हैं वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बनाई जाती हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू, इसे हम लिटरली ट्रू नहीं मान सकते, बट इट कैन बी interfered that in Mesopotamian understanding it was kingship that organized trade and writing। हाँ, बट इससे कुछ जो है इनफेयर्ड क्या होता है, इससे क्लियर होता है, क्लैरिफाई क्या करता है ये कि
मेसोपोटामियन जो हैं वो राइटिंग वगैरह उनकी कहाँ से स्टार्ट होती है, किंगशिप से। किंग्स जो थे उनकी ट्रेडिंग वगैरह, उनके जो आपस में जो एक्सचेंज होता था उसके थ्रू ही ये राइटिंग की उनको ज़रूरत हुई और तभी राइटिंग एमर्ज होती है, ये माना गया है। दिस पोम also tells us that besides being a means of storing informations and of sending messages afar, writing was seen as a sign of the superiority of Mesopotamian urban कल्चर। सो इस पोम से हमें पता चलता है कि इस स्टोरी से जितने भी जो भी स्टोरी वगैरह, स्टोरी इन्फॉर्मेशन मीन जो भी बातें एक दूसरे के पास पहुंचानी होती थी, मैसेज जो भी भेजने होते थे ना, दूर डिस्टेंस के जो लैंड थे वहाँ पे राइटिंग जो है, राइटिंग क्या था उनका एक सुपीरियोरिटी का साइन दिखा रहा है मेसोपोटामियन अर्बन कल्चर का, कि अर्बन कल्चर जो है, अर्बनिज्म जो है वो कैसे इवॉल्व होता है, कैसे अर्बनिज्म वहाँ पे डेवलप होता है। Next topic is urbanization in southern Mesopotamia, temples and kings. So now we will read about the temples. क्या क्वालिटी किस तरह के टेम्पल्स होते थे, एज इन प्रीवियस टॉपिक आई टोल्ड यू, जो किंग होते थे वो अपनी प्रोस्पैरिटी दिखाते थे अपने अपने टेम्पल्स को, जितना वो उसको इलेबोरेट करते थे। फ्रॉम 5000 अर्बनिज्म इन सदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स। सदर्न मेसोपोटामिया की हम बात कर रहे हैं, एज वी ऑल नो कि हम ऑलमोस्ट सदर्न सिटीज़ की ही बात कर रहे हैं जो डेजर्टेड एरिया था और ज़्यादा फर्टाइल था। फ्रॉम 5000 BCE सेटलमेंट्स हैड बिगन टू डेवलप इन सदर्न मेसोपोटामिया। 5000 से वहाँ पे क्या थी, सदर्न मेसोपोटामिया में सेटलमेंट्स थी। द अर्लीस्ट सिटीज़ एमर्ज्ड फ्रॉम सम ऑफ दीज सेटलमेंट्स, इनमें से ही जो अर्लीस्ट, जो सबसे पुरानी सिटीज़ थी यहीं पे एमर्ज होती हैं। दीज वर ऑफ वेरियस काइंड्स, ये कई कई अलग अलग तरह की थी। दोज दैट ग्रेजुअली डेवलप्ड अराउंड टेम्पल्स, मोस्टली एक कौन सी थी, जो टेम्पल्स के, लाइक एज आई टोल्ड यू, टेम्पल क्या होते थे उनके, ट्रेडिंग सेंटर होते थे, जिसमें एक तो मेन तो श्राइन होती थी किसकी, उनकी गॉड या गॉडेसेस की, जो भी लोकल डाइटी उनकी होती थी। दूसरा आसपास उनके ना कुछ रूम होते थे, लाइक जहाँ पे अलग अलग तरह के काम, बिजनेसेस होते थे, जैसे मार्केट में होता ना, वैसे उनकी एक स्मॉल मार्केट उनका क्या होता था, टेम्पल होता था। सो डेफिनेटली पहले वो स्मॉल लेवल पे था, फिर वो इंक्रीज होता गया, ज़्यादा एक्सपेंड होता गया, और एक्सपेंस होते होते उसी टेम्पल के आसपास क्या बन गई, उनकी मार्केट बन गई, लार्ज बड़ी मार्केट बन गई। सो टेम्पल्स के साथ कुछ तो जो टेम्पल के आसपास क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। दोज दैट डेवलप्ड एट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड इम्पेरियल सिटीज़, एक कौन से थे, जो सेंटर्स ऑफ ट्रेड, ट्रेडिंग से जो ट्रेडिंग सेंटर थे वहाँ पे डेवलप होते हैं, और कुछ इम्पीरियल सिटीज़ जहाँ जहाँ पे किंग होते थे, एम्परर रहते थे, उन सिटीज़ की डेवलपमेंट होती है। इट इज सिटीज़ ऑफ द फर्स्ट टू काइंड्स दैट विल बी डिस्कस्ड हेयर। दो तरह की, जो फर्स्ट दो तरह की है ना, ट्रेड वाली एंड जो टेम्पल्स के अराउंड थी, वो हम दोनों तरह की पढ़ेंगे। इम्पीरियल सिटीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। सो अर्ली सेटलर्स देयर ओरिजिन आर अननोन, हमें नहीं पता कि वो किस, क्या ओरिजिनली वो क्या थे, सुमेरियन थे, अकेडियन थे, कौन सी उनकी जो थी वो कास्ट या कम्युनिटी जो थी वो क्या थी, तो अर्ली सेटलर्स के बारे में हमें नहीं पता। बिगिन टू बिल्ड एंड रीबिल्ड टेम्पल्स एट सेलेक्टेड स्पॉट इन देयर विलेजेस। बिल्ड एंड रीबिल्ड, अब स्टार्टिंग में देखो बनाते थे, फिर उसे रीबिल्ड करते थे। हो सकता है किसी एक डायरेक्शन में पहले बना रखा हो, फिर उसके बाद वो डिसाइड करें कि नहीं अब हमारे टेम्पल को हम उस साइड बनाएंगे। या फिर मे बी लाइक उस टाइम पे क्या होता था, जो होती थी अनबेक्ड ब्रिक्स होती थी, कच्ची ईंटें वगैरह, या कच्ची जो मिट्टी वगैरह से ही बनाया जाता था उस श्राइन को, तो उसे फिर से दोबारा रेनोवेट करते थे, रीबिल्ड करते थे, जो भी एक पर्टिकुलर स्पॉट होता था वहाँ पे। द अर्लीस्ट नोन टेम्पल वॉज अ स्मॉल श्राइन मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स। सबसे पुराना जो टेम्पल है, एक छोटी सी श्राइन थी अनबेक्ड ब्रिक्स की। टेम्पल्स वर द रेजिडेंसीज ऑफ वेरियस गॉड्स। डेफिनेटली टेम्पल जो होते हैं उसमें कौन रहता है, भगवान में ही रहते हैं ना, मंदिर में। भगवान कहाँ रहते हैं, मंदिर में। तो टेम्पल्स किसके कौन कौन से होते थे, ऑफ
मून गॉड ऑफ उर के जो गॉड थे वो क्या थे, मून। ये मार्क कर लीजिए, यहाँ से आपके 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं। और ऑफ इनाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। सो ये उनकी क्या थी, वहाँ की लोकल डाइटीज थी। कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिक्स, ब्रिक टेम्पल्स बिकेम लार्जर ओवर टाइम। उसके बाद ब्रिक्स वगैरह से, बेक्ड ब्रिक से बनाने लगे तो वो टाइम के टू टाइम क्या होने लगे, बड़े होने लगे। विद सेवरल रूम्स अराउंड ओपन कोर्ट यार्ड। सम ऑफ द अर्ली वंस वर पॉसिबली नॉट अनलाइक द ऑर्डिनरी हाउस, फॉर द टेम्पल वॉज द हाउस ऑफ गॉड। सो जो हम ऑर्डिनरी हाउस किसके लिए यूज़ किया है, हाउस ऑफ गॉड। सो कुछ एरियाज अगर हम अर्ली वंस की बात करें तो वो जो ऑर्डिनरी हाउस होते हैं, गॉड हाउस की बात हो रही है। ऑर्डिनरी जो टेम्पल होते हैं उससे कुछ हट के, कुछ अलग। बट टेम्पल्स ऑलवेज हैड देयर ओन आउटर वॉल्स गोइंग इन एंड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स। सो जो टेम्पल्स थे उनकी एक क्वालिटी क्या होती थी, इन एंड आउट। वॉल्स जो थी ना, एक बार बाहर की तरफ निकली हुई थी, फिर अंदर की तरफ रेगुलर इंटरवल्स पे कि इस तरह के कुछ डिज़ाइन हो जाते हैं ना, विच नो ऑर्डिनरी बिल्डिंग एवर हैड। जो और किसी ऑर्डिनरी बिल्डिंग की वॉल ऐसी नहीं है जैसी उनके टेम्पल की। जैसे किस तरह हो सकती हैं, इस तरह से रेगुलर इंटरवल पे अगर हम बात करें, लाइक ऐसे अंदर की तरफ है, फिर बाहर है, फिर ऐसे अंदर की तरफ। तो ये क्या है, हमारे रेगुलर इंटरवल, बार बार बीच बीच में इक्वल गैप छोड़ के, और फिर वो वॉल बनी हुई थी जो किसी ऑर्डिनरी हाउस की नहीं थी। कोई और घर है ना जो सिंपल, किसी घर की इस तरह की वॉल जो है वो नहीं थी। तो ये उनकी क्या थी, डिस्टिंक्ट फीचर अगर हम कहें ना। द गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप। डेफिनेटली गॉड कौन होते हैं, जिसकी पूजा की जाती है। टू हिम और हर पीपल ब्रॉट ग्रेन कर्ड एंड फिश। हिम और हर मीन्स गॉड एंड गॉडेस, जो भी हैं उनके लिए लोग क्या क्या लेके आते थे, ग्रेन कर्ड एंड फिश। द फ्लोर्स ऑफ सम अर्ली टेम्पल्स हैड थिक लेयर ऑफ फिश बोन्स। तो कैसे पता चला कि वो फिश भी वहाँ पे मंदिर में चढ़ाते थे, बिकॉज बहुत सारे जो पुराने टेम्पल हैं उसमें थिक लेयर कब होगी, जहाँ पे हो सकता है ना कॉन्टीन्यूसली वहाँ पे फिश जो है वो होंगी, यहाँ पे चढ़ाई गई होंगी, तो तभी तो उनकी बोन्स की जो है लेयर बन गई है। द गॉड वॉज ऑल्सो द थियोरिटिकल ओनर ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड्स। जो उनकी एग्रीकल्चर फील्ड थे ना, उनको भी वो क्या मानते थे, गॉड की ही जो मेन जो थी ना, वही उनके ओनर होते थे एग्रीकल्चरल फील्ड के। द फिशरीज, जो फिशरीज हैं उनके ओनर भी कौन थे, गॉड। एंड द हर्ट्स ऑफ द लोकल कम्युनिटीज, जितने भी हर्ट्स होते थे, जो एनिमल होते थे, वो भी किसके थे, गॉड के। इन टाइम द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग एंड द वीविंग ऑफ वुलन क्लॉथ्स। सो ये जो टाइम होता था प्रोसेसिंग का, वॉज ऑल्सो डन इन द टेम्पल। ये सारा का सारा काम कहाँ पे होता था, टेम्पल में। कोर्ट यार्ड होता था, लाइक एज आई टोल्ड यू, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रूम होते थे जो अलग अलग पर्पज से बने हुए थे, उन्हीं पर्पज से वो यूज़ किए जाते थे। ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन एट अ लेवल अबव द हाउस होल्ड, एम्प्लॉयर ऑफ मर्चेंट्स and keepers of written record of distributions and allotment of grain, plough animal, bread, beer, fish, etc. सो अगर हम बात करें ना, ऑर्गेनाइजर जो उन्होंने जो प्रोडक्शन, जिनका हाउस होल्ड से अबव, ऊपर, जो अपने घर से ज़्यादा जिनकी प्रोडक्शन होती थी, वो क्या करते थे, उनके एम्प्लॉयर्स लाइक मर्चेंट वगैरह रिटन रिकॉर्ड बनाते थे डिस्ट्रीब्यूशन का, किस किस को क्या क्या उन्होंने दिया है। और अलॉटमेंट ऑफ मीन्स कौन कौन सी उन्होंने अलॉट कर दी हैं। ग्रेन की अगर सेक देखें ना, वो जो बोरियां भरी होती हैं किस किस की हैं। प्लो एनिमल्स वगैरह किसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, किसको चाहिए, ब्रेड, बियर, फिश, ये सारी चीज़ें किस किस को अलॉट किए हैं, तो उसके लिए वो क्या करते थे, रिटर्न रिकॉर्ड बनाते थे। द टेम्पल ग्रेजुअली डेवलप्ड इट्स एक्टिविटीज़ एंड बिकेम द मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन। सो टेम्पल जो थे वो स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली क्या हो रही थी, डेवलप हो रही थी उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से। डेवलप मीन्स पहले जहाँ पे एक एक्टिविटी के लिए एक रूम था, वहाँ पे 2, 3, 4 एंड देन फर्दर इंक्रीज
होते रहे। तो इससे क्या वहाँ पे डेवलप होता है, अर्बनिज्म, अर्बन सेंटर वो बन जाता है। ओके, बट इट्स एक्टिविटी बिकेम द मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन, बट देर वॉज ऑल्सो अनदर फैक्टर ऑन द सीन। अब एक और चीज़ है जिस पे ज़्यादा फोकस, इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी। अगर हम फर्टिलिटी की बात करें तो एग्रीकल्चर जो थी वो हैज़ार्ड्स, वो प्रॉब्लमेटिक ही थी उनके लिए। लाइक अगर हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, जो यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर थी उनके बीच वाला एरिया था। सो जो रिवर ऑटोमेटिक वहाँ पे नेचुरल रिवर्स की नेचुरल कैनाल बनी हुई थी। तो कई बार क्या होता था, रिवर में पानी जो है वो ज़्यादा था, तो जो ऊपर वाला जो एरिया था वहाँ पे जो भी सॉरी नीचे वाला जो लास्ट वाला एरिया था वहाँ पे फ्लड आ जाती थी। ऊपर वाले लोग अपने ज़रूरत का पानी रखते और बाकी नीचे छोड़ देते थे। सिमिलरली जब पानी कम होता था तो ऊपर वाले अपनी ज़रूरत पहले पूरी करते, नीचे वाले सूखे रह जाते थे। द नेचुरल आउटलेट चैनल्स ऑफ द यूफ्रेट्स वुड हैव टू मच वाटर वन ईयर एंड फ्लड द क्रॉप्स। तो इस तरह की उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी कई बार यूफ्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा पानी के साथ आएगी तो सारी की सारी क्रॉप को बहा ले जाएगी। एंड समटाइम्स दे वुड चेंज कोर्स ऑल टुगेदर। तो और कई बार क्या होता था, अपने जो है वो आपस में ही चेंज कर लेती थी उनके कोर्स जो होते थे उसको, उनकी डायरेक्शन को, सॉरी, जो भी जहाँ भी जा रहे हैं वो। एज आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शोज विलेजेस वर पीरियडिकली रीलोकेटेड इन मेसोपोटामियन हिस्ट्री। तो आर्कियोलॉजिकल का जो रिकॉर्ड है उनके अकॉर्डिंग ये क्लियर होता है कि मेसोपोटामियन जो जो विलेज होते थे वो रीलोकेट होते थे। रीलोकेट मीन्स नोमेडिक्स थे, मीन्स जहाँ जहाँ पे भी उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती थी, जो रिसोर्सेज उनको ज़्यादा मिलते थे वो आगे फर्दर मूव करते रहते थे। देर वर मैन मेड प्रॉब्लम्स एज वेल। अब कुछ मैन मेड प्रॉब्लम भी होती थी, एज आई टोल्ड यू, कि जो ऊपर वाले लोग थे क्या करते थे, वो पानी को जब ज़्यादा होता तो नीचे छोड़ देते थे, अपने यूज़ का रखते थे, कम होता तो भी अपने यूज़ का ज़रूर करते थे, नीचे पहुँचे या ना पहुँचे। दोज हु लिव्ड ऑन द upstream stretches of a channel could divert so much water into their fields। हाँ, तो कई बार क्या होता था, बहुत ज़्यादा पानी होता तो उनके खेतों में जो डाउन स्ट्रीम वाले थे ना, बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देते तो फ्लड आ जाती। दैट विलेज डाउन स्ट्रीम वर लेफ्ट विदाउट वाटर। कई बार क्या होता था, जो डाउन स्ट्रीम वाले थे कई बार उन तक पानी पहुँचता ही नहीं था। और दे कुड नेग्लेक्ट टू क्लीन आउट द सिल्ट फ्रॉम देयर स्ट्रेच ऑफ द चैनल ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ वाटर फर्दर डाउन। कई बार क्या होता था, जो उनके जो नेचुरल चैनल्स बने हुए थे उन चैनल्स में क्या था, सिल्ट जो है, जो वाटर के साथ जो भी मिट्टी आती है वही कई बार वहाँ पे डिपॉजिट होते होते उन जो भी वो नेचुरल चैनल्स बने थे वो ब्लॉक हो जाते थे, जिसकी वजह से नीचे पानी नहीं पहुँचता था और डेफिनेटली सिचुएशन क्या हो जाती थी, ड्रॉट की। सो द अर्ली मेसोपोटामियन कंट्री साइड सो रिपीटेड कन्फ्लिक्ट ओवर लैंड एंड वाटर। अगर हम कंट्री साइड बात करें ना, इन साइड अगर लोगों के बीच में क्या रहता था, बार बार कॉन्फ्लिक्ट रहते थे लैंड और वाटर के। तो ऊपर वाले डेफिनेटली ज़्यादा पानी छोड़ेंगे तो भी नीचे वाले बोलेंगे, कम छोड़ेंगे तो भी नीचे वाले बोलेंगे, इक्वल अगर उनको नहीं मिलेगा उसमें शेयर तो उनके बीच में क्या रहते थे, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे। सो when there was continuous warfare in a region, those chiefs who had been successful in war could oblige their followers by disturbing the loot and could take prisoners from the defeated groups to employ as their guards or servant। So जो कंटिन्यूस वॉरफेयर रहता था रीजन में, ऊपर वाले जो थे वो नीचे वाले जो ऊपर उस वाले स्ट्रेचेस वाले थे नीचे ज़्यादा पानी छोड़ देते, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता था तो वॉरफेयर रहता था उसे एरिया में। कई बार क्या होता था, जो हार वाला आपस में वॉर होती रहती थी, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते थे, और जो विनर जो होते थे वो हारे हुए लोगों को कई बार अपने पास ही रख लेते थे, उनको एज ए प्रिजनर। बाद में किस लिए उनको यूज़ करेंगे, अपने गार्ड या सर्वेंट बना के। सो दे कुड इंक्रीज देयर इन्फ्लुएंस एंड
क्लाउड। डेफिनेटली जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही उनका इन्फ्लुएंस रिच होगा। तो वो क्या करते थे, अपने से जो कम होता था उसे लूट लेते थे। Such war leaders, however, increase their influence, however, would be here today and gone tomorrow, until a time came when such leadership came to be increase the well-being of the community. So कुछ वॉर लीडर्स जो होते थे वो डेफिनेटली आज भी इसी तरह हैं या फिर कल भी सेम रहेंगे जब तक टाइम नहीं आता था। सो जो ये लीडरशिप थी, ये वॉर लीडर्स जो थे ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहे। जो ज़्यादा पावरफुल था वो अपनी पावर को इंक्रीज करते रहे। न्यू इंस्टीट्यूशन, विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन, डेफिनेटली उन्होंने वेलबींग को इंक्रीज करने के लिए नए नए इंस्टीट्यूशन और प्रैक्टिस स्टार्ट की। इन टाइम विक्टोरियस चीफ बिगेन टू ऑफर प्रीसियस बूटी टू द गॉड्स। जो भी लूटा हुआ बूटी, जो लूट का जो माल होता था ना, तो जो चीफ थे वो अपने गॉड के चरणों में चढ़ाते थे, अपने भगवान के चरणों में। एंड दस ब्यूटिफाई द कम्युनिटीज टेम्पल, और उसे वहीं पे जैसे डोनेट कर दिया और उसे कहाँ पे यूज़ करते थे, टेम्पल्स को ब्यूटिफाई करने के लिए। दे वुड सेंड मैन आउट टू फेच फाइन स्टोन्स एंड मेटल फॉर द बेनिफिट ऑफ द गॉड एंड कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल wealth in an efficient way by accounting for things that came in and went out. As the poem about Anmarkar shows, this gave the king high status and the authority to command the कम्युनिटी। उसमें क्लियर है कि वो कमांड करते थे। सो देखो वो क्या करते थे, लोगों को स्टोन वगैरह मंगवाने के लिए दूर दूर भेजते थे, ठीक है ना, जिसके लिए डेफिनेटली अपने गॉड, किस भगवान के लिए, अपने गॉड के, अपने टेम्पल को सजाने के लिए, या फिर अपनी लोगों के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के लिए। तो देखो एज आई टोल्ड यू, क्या होता था, सब अपनी अपनी टेम्पल जो होते थे उससे अपनी वेल्थ के बारे में बताते थे। तो ये बताना कि किसका टेम्पल ज़्यादा अच्छा है, जिससे क्या क्लियर होगा कि जिनका टेम्पल ज़्यादा अच्छा है वही किंग ज़्यादा रिच हैं। सो द रिमेनिंग part of this topic we will continue in next video. So for now, thank you and have a nice day.